चलिए बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज की क्लास में हम सीखेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और आइसोस्टर्स क्या होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने दो लेक्चर देख लिया है। पहला लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एनोड रेज और कैथोड रेज का डिस्कवरी देखा था, और दूसरे में हम लोगों ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात किया, और साथ ही साथ किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना प्रेजेंट होता है किसी आयन में, किसी मॉलिक्यूल में, किसी एटम में, ये हमने निकालना सीखा था। आज तीसरा लेक्चर है, आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइसो शब्द का मतलब समझिए क्या होता है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। देखिए, आइसो का मतलब होता है, कहीं भी लिखा रहे तो आइसो का मतलब पहले समझना है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं आइसोटोप, इसके पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, इन्होंने आइसोटोप्स को समस्थानिक पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? समस्थानिक। आइसोटोप्स को समस्थानिक उन्होंने पढ़ा होगा। चलिए, तो आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं। क्या होता है? तो वैसे एलिमेंट्स या वैसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। क्या सेम होता है? एटॉमिक नंबर, जो नीचे वाला संख्या होता है। जैसे यहाँ कार्बन C14 है ना, तो वैसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, परंतु जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। आपको बताया गया कि कोई एलिमेंट जो होता है, नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है ना, नीचे वाली संख्या को एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर वाली संख्या को एटॉमिक मास या मास नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जहां पर x क्या होता है? कोई एलिमेंट होता है। x क्या होता है? कोई एक एलिमेंट होता है। x जो होता है वो क्या होता है? कोई एलिमेंट होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है आपको, कार्बन के 3 आइसोटोप्स प्रकृति में पाए जाते हैं, अर्थात 3 प्रकार के कार्बन प्रकृति में पाए जाते हैं। आप समझने के लिए समझ सकते हैं। देखिए, दुनिया में इंसान 3 प्रकार के होते हैं। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक ट्रांसजेंडर होता है। तो ये सब हम कह सकते हैं कि ये सब इंसान के आइसोटोप्स हैं, समझने के लिए, थोड़ी देर के लिए। उसी प्रकार से प्रकृति में 3 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। एक ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, एक ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 13 होता है, और एक ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 14 होता है ना। ये लिखा हुआ है 6, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 14 है। इस वाले कार्बन को कहा जाता है C12, जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसको कहा जाता है C12। जिसका एटॉमिक मास 13 है उसको कहा जाता है C13, और जिसका एटॉमिक मास 14 है उसको कहा जाता है C14। ठीक है, तो याद रखिएगा, कार्बन के 3 आइसोटोप्स प्रकृति में पाए जाते हैं। दूसरा, इसके बाद आगे बात करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2। इसी प्रकार हाइड्रोजन के भी 2 आइसोटोप्स प्रकृति में पाए जाते हैं। इसको नोट डाउन किए कि नहीं? इसको लिख लीजिएगा, C12, C13, C14। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। नीचे वाली संख्या सेम होनी चाहिए, ऊपर वाला अलग अलग है। ये 3 प्रकार के कार्बन प्रकृति में पाए जाते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में 3 प्रकार के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। एक हाइड्रोजन 11, एक 12 और एक 13। ये जो हाइड्रोजन है इसको कहा जाता है प्रोटियम। ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंस, अबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता। अबंडेंस मतलब क्या होता है? प्रचुरता, यानी पर्याप्त मात्रा में प्रकृति में पाया जाता है प्रोटियम। मोस्ट अबंडेंस हाइड्रोजन इन नेचर, सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाया जाता है प्रोटियम। और जिसका एटॉमिक मास 2 होता है उसको कहते हैं ड्यूटेरियम, और जिसका एटॉमिक मास 3 होता है उसको कहते हैं ट्राइटियम। इस प्रकार से हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स, कार्बन की तरह ही 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के प्रकृति में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? प्रोटियम। और सबसे लीस्ट अबंडेंस जो होता है वो ट्रीटियम, या इसको ट्राइटियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्पल 2। आइसोटोप्स के बाद अब बारी है, अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन एक ऐसा स्पीसीज है जो न्यूट्रॉन कंटेन नहीं करता है? तो देखिए, प्रोटियम जो होता है ये होता है 11, ड्यूटेरियम जो होता है वो होता है 12,
और ट्राइटियम जो होता है वो होता है 1 3। तो अब आप ही लोग बताइए किसके पास न्यूट्रॉन नहीं होगा। न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, मास नंबर यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉन निकल कर आ जाता है। तो प्रोटियम एक ऐसा स्पीसीज होगा जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, पिछले लेक्चर में भी आपको ये बताया गया था, है ना। तो प्रोटियम, इसके पास एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन 0 निकल कर आएगा। बाकी ड्यूटेरियम के पास 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम के पास 2 न्यूट्रॉन होता है। तो पूछा है किस स्पीसीज के पास न्यूट्रॉन डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, कौन इसमें से न्यूट्रॉन कंटेन नहीं करता है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया प्रोटियम। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे आइसोबार्स क्या होता है। आइसोटोप के बाद बात करेंगे आइसोबार क्या होता है। आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप का उल्टा। वहां पे एटॉमिक नंबर सेम होता था, लेकिन यहां पर क्या सेम होगा, मास नंबर सेम होगा। वहां पर मास नंबर डिफरेंट होता था, यहां पर क्या डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इस बार उल्टा हो गया, पिछले वाला में नीचे वाला नंबर सेम रहता था, ऊपर वाला अलग अलग रहता था आइसोटोप में। यहाँ उल्टा होगा, यहाँ ऊपर वाला सेम रहेगा और नीचे वाला अलग अलग हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दिया गया है, एक एग्जाम्पल आपको ऊपर दिया गया है और एक एग्जाम्पल आपको नीचे दिया गया है। ये तीनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं, ऊपर वाले ये तीनों एक दूसरे के आइसोबार हैं। देखिए आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम 18, 19 और 20 इनका एटॉमिक नंबर है, लेकिन आर्गन का भी एटॉमिक मास 40, पोटेशियम का भी 40, कैल्शियम का भी 40। तो इन तीनों का एटॉमिक मास 40 है। अब पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास होगा, रखे हैं साथ में, तो देखिएगा। अब आप कहेंगे सर इसका तो उतना नहीं होता है, इसका उतना नहीं होता है। तो आपको बताया गया है कि आइसोटोप्स नाम का भी कोई चीज प्रकृति में पाया जाता है। तो अगर किसी का मैच नहीं कर रहा होगा मतलब उसका एक आइसोटोप लिया गया होगा। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 14, कैल्शियम का 19, 39 होता है, पर हम लोग 40 लिए हैं क्योंकि पोटेशियम का एक दूसरा आइसोटोप भी प्रकृति में पाया जाता है 40 वाला। इसी प्रकार कैल्शियम का 20, 40। तो ये एग्जाम्पल हो गया 1, और नीचे वाला जो एग्जाम्पल दिया गया है वो हो गया एग्जाम्पल 2। ये एक दूसरा एग्जाम्पल आइसोबार का आपको दिया गया है, नीचे वाला एग्जाम्पल 2 है, ऊपर वाला एग्जाम्पल 1। यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया। तो इस प्रकार से आपके पास सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, देखिए तीनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, 16, 17, 18, लेकिन देखिए तीनों का एटॉमिक मास क्या है, सेम है। सल्फर का 40, क्लोरीन का, है ना, आर्गन का नहीं ये 40 नहीं, यहाँ 36 होना चाहिए था। यहाँ पर सल्फर का 40 नहीं, सल्फर का 32, 36 भी वाला होता है, क्लोरीन का 30, सल्फर 36 वाला भी एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन 36 वाला भी एग्जिस्ट करता है, और आर्गन 36। इन तीनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, सबका एटॉमिक मास 36। ये सुधार लीजिएगा, गलत एरर है यहाँ, टाइपिंग मिस्टेक है। सल्फर का 16, 36, क्लोरीन का भी 17, 36, आर्गन का 18, 36। ये तीनों का आप देखेंगे, आर्गन 36 भी होता है, 40 भी होता है, आर्गन के भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो ये तीनों यहाँ पर एक दूसरे के क्या हैं, आइसोबार्स माने जाएंगे। इसी प्रकार आइसोटोन्स के बारे में बात करेंगे। आइसोटोन्स क्या होता है, वैसे एलिमेंट्स जिनके पास न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है उनको क्या कहा जाता है, ध्यान देना है, इसको वर्ड को अंडरलाइन करना है। जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी उसको क्या कहा जाता है, आइसोटोन्स कहा जाता है। आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर था, आइसोबार में सेम मास नंबर था, और आइसोटोन में एटॉमिक नंबर और मास नंबर का बात नहीं किया जा रहा है। आइसोटोन में सेम क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। और न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटाकर। जैसे देखिए एक सिलिकॉन लिया गया है, एक फास्फोरस लिया गया है और एक सल्फर लिया गया है। तो इसमें 30 में से 14 घटाएंगे तो कितना न्यूट्रॉन आएगा, 16। 31 में 15 घटाएंगे तो कितना न्यूट्रॉन आएगा, 16। 32 में 16 घटाएंगे तो कितना न्यूट्रॉन आएगा, 16। यानी ये तीनों के पास न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, यानी एक समान है, यानी बराबर है। तो इसीलिए ये तीनों आपस में एक दूसरे के लिए क्या कहे जाएंगे, ये तीनों एक दूसरे में आइसोटोन्स कहे जाएंगे। क्यों, क्योंकि तीनों के पास न्यूट्रॉन की संख्या एक समान है, इक्वल है, बराबर है। नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए, फिर आगे चलिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। आइसोटोप हो गया, आइसोबार हो गया, आइसोटोन्स हो गया। अब आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है भाई,
आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, वैसा स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है ना। जैसे देखिए फ्लोरीन के पास माइनस है, देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, यानी फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन उसके पास एक माइनस का चार्ज लगा हुआ है, तो एक माइनस का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, इसलिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर ही 10 होता है, तो नियॉन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 2 किसी को दे दिया, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होना चाहिए था, हाँ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 2 माइनस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। इन सभी के पास आप देखेंगे कि सबके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान है, इसीलिए ये सब एक दूसरे के लिए क्या कहे जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस या आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहे जाएंगे। जनरली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयंस के लिए ही वैलिड होता है, तो सिर्फ आयंस को दिखाइएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है बच्चों कि कितना प्लस भी दिखा दे कितना माइनस भी दिखा दे सर, उस हिसाब से सर तो देखेंगे सर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है सर, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा सर तो उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होगा, जवाब है हाँ उसके पास भी होगा। तो सर उस हिसाब से सिलिकॉन का 14 होता है सर, तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा सकते हैं आप, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो 3 प्लस या 3 माइनस से ज्यादा नहीं कर सकते हैं आप। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो देगा क्यों, शेयरिंग करेगा ना, इसीलिए 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जनरली नहीं करके दिखाइएगा। तो इसीलिए ये नहीं कि अंदाजी कितना भी चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं, 3 तक, 3 प्लस या 3 माइनस तक एक्सेप्टेंस है, 3 माइनस या 3 प्लस से ज्यादा नहीं जा सकते, 2 माइनस जा सकते हैं, 1 माइनस जा सकते हैं, 3 माइनस जा सकते हैं, 1 प्लस जा सकते हैं, 2 प्लस जा सकते हैं, 3 प्लस जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, 4 प्लस या 4 माइनस नहीं। अगर बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है ही तो फिर वो 4 देगा क्यों, 4 और शेयर करके नहीं ऑक्टेट पूरा करेगा, इसीलिए ऐसा नहीं कि अंदाजी कितना भी चेक किए जा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। तो ये सब के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, इसलिए सारे के सारे क्या कहे जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कहे जाएंगे। उसके बाद 5वां नंबर पे आता है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये अलग से पढ़ा रहे हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज सेम नंबर ऑफ एटम्स, यानी वैसे मॉलिक्यूल जिनके पास एटम की संख्या भी बराबर हो और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर हो, वैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के लिए आइसोस्टर्स कहे जाते हैं। आइसो मतलब सर क्या बताए, सेम। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो टोटल एटम कितना हो गया, 3। अब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भैया कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। तो देख लो जरा, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हुआ और ऑक्सीजन 2 बार है, तो 8 और 8, तो 8 8 16 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 22। इसी प्रकार N2O, इसको लाफिंग गैस कहा जाता है, अगर N2O गैस छोड़ दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे जितने ही बैठे लोग हैं उनको ऑटोमेटिकली हंसी आने लगती है, इसीलिए इसको कहा जाता है लाफिंग गैस। इसके पास भी एटम की संख्या 3 है, कैसे 3 है, तो नाइट्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसीलिए इसके पास भी एटम की संख्या 3 है। और इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया, तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाइट्रोजन तो 2 है, इसलिए 7 7 2 बार लिखा गया है, और ऑक्सीजन 8 है, इसलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 7 7 14 और 8 22। इस प्रकार दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 22 है और दोनों के पास एटम की संख्या 3 3 है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या कहे जाएंगे, तो आइसोस्टर्स कहे जाएंगे। इस प्रकार आपने क्या सीखा, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स एंड आइसोस्टर्स आपने सीखा। नोट डाउन करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। किसी बालक को कोई बात नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, या आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9785722650। ये सुचित सर, ये मेरा नंबर है,
आप इस पे मुझे कॉल करके भी आप चीज़ों को पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर करा सकते हैं। कभी भी कोई डाउट हो इन केस, शायद मैं लेक्चर में बताना भूल जाऊं, तो आप ये नंबर सेव कर लीजिएगा। आप इसमें क्लास के रिगार्डिंग भी जो बातें करनी हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। हाँ, अब हम लोग को सीखना है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, और इसमें हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज तो हो गई है, लेकिन ये एटम के अंदर अरेंज कैसे रहते हैं ये जानने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, चेक किया कि एटम के अंदर आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते कहाँ हैं, कैसे ऑर्गेनाइज रहते हैं। अभी तक न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ है, अलग बात है कि हम लोगों ने कर लिया है, पर रदरफोर्ड जब न्यूक्लियस का खोज किया था उस वक्त तक रदरफोर्ड को ये पता नहीं था कि न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी है। यानी पहले न्यूक्लियस का खोज हुआ, तब जाकर न्यूट्रॉन की खोज हुई है। और रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपको अल्फा बीटा गामा पार्टिकल समझने की ज़रूरत है। जब तक आप अल्फा बीटा गामा पार्टिकल नहीं समझेंगे तब तक आपको रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग आज लिखते हैं, समझ रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंपेयर अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल। ये सब क्या होते हैं सर, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, ये समझते हैं। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल समझते हैं कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। देखिए अल्फा पार्टिकल क्या है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, एक सवाल है। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, इसको अल्फा पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, अल्फा पार्टिकल, इसको अल्फा पढ़ा जाता है, ALPHA। ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो देखिए बच्चों, हम सब जानते हैं कि एक नोबल गैस होता है हीलियम, है ना, एक नोबल गैस होता है इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, नोबल गैस, या इसी को क्या कहा जाता है, इनर्ट गैस। अब हीलियम जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई, अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इस पर कोई प्लस या माइनस का चार्ज नहीं है, मतलब इसका जितना एटॉमिक नंबर है उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन है। यानी हीलियम के पास, आप समझिए मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ, ये आपके पास हीलियम है ना, ये अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हीलियम है, तो हीलियम का मतलब हुआ कि इसके न्यूक्लियस में क्या है, देखो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है, 2। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, 4 - 2, यानी न्यूट्रॉन की संख्या भी इसके पास कितना है, 2। ये है हीलियम एटम। हीलियम का एटम कुछ ऐसा है। अब समझिए, जब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और ये अगर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इसके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, 2 प्रोटॉन के बराबर का चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। तो हीलियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इसी को क्या कहा जा रहा है, हीलियम आयन कहा जाता है। हीलियम आयन, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, या इसी को कहा जाता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। भाई जब आपने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास बचा क्या, सिर्फ इसका न्यूक्लियस बचा। और इसके न्यूक्लियस में क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन पे 2 प्लस चार्ज हुआ, इसलिए 2 प्लस सामने दिख रहा है, और 2 न्यूट्रॉन इसके सेंटर पे है, लेकिन न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब इसके पास, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था और दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, हाँ, तो इसी को क्या कहा जाता है, ये जो आपके पास है हीलियम आयन, ये जो है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। तो आपसे कोई पूछेगा कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो आप सरल भाषा में कहेंगे कि हीलियम जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो वो हीलियम आयन जब बनता है, तो इसी हीलियम आयन को न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, या इसी को क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल। यानी हीलियम जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो हीलियम आयन को ही न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, या इसी को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा पार्टिकल के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप कहेंगे कि 0 इलेक्ट्रॉन, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और वो दोनों का त्याग कर चुका है। प्रोटॉन की बात अगर आती है, प्रोटॉन कितना होगा, तो उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन की बात आएगी, न्यूट्रॉन कितना होगा, तो वो न्यूट्रॉन भी 2 ही रहेगा। आदान प्रदान तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है ना, तो याद रखिएगा, हीलियम जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, जब वो हीलियम आयन बन जाता है, तो उसी को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए, फिर आगे बात करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे बहुत मजेदार सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो अल्फा पार्टिकल क्या क्या कंटेन करता है। तो देखिए अल्फा पार्टिकल आपने देखा ना, अल्फा पार्टिकल के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, वो दोनों दे दिया, तो इसके पास बचा क्या, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ये हीलियम आयन है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे चुका है दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितना प्रोटॉन होता है, 2 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना होता है, 2। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0। ये बात से सहमत हैं आप, सहमत हैं, सहमत है ना। 2 इलेक्ट्रॉन था, दे दिया, इसी को तो हीलियम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। He2+ को ही तो अल्फा पार्टिकल कहते हैं, यही तो है अल्फा पार्टिकल। चलिए तो इसके पास प्रोटॉन कितने के बराबर होगा, चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होगा, ठीक है। मास किसके बराबर होगा, तो मास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, एकदम सही बात है, क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 2 न्यूट्रॉन है, तो मास तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर ही खाली रह जाएगा। अच्छा, क्या इसको हम कह सकते हैं मास ऑफ 4 प्रोटॉन, तो हाँ कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं भाई, तो अभी थोड़ी देर पहले सर आपको बताए थे कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली बराबर होता है। ये नियरली इक्वल टू का साइन लगा, लगभग बराबर होता है। तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, तो चाहे आप मास ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन कह लीजिए, और जब हम कह रहे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, तो आप 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन को आप मिला के 4 प्रोटॉन कह सकते हैं, या दोनों को मिला के आप 4 न्यूट्रॉन कह सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि 4 प्रोटॉन के बराबर मास अगर ऑप्शन में है तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो ये ध्यान देना है कि अल्फा पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, पर प्रोटॉन 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज और 4 प्रोटॉन के बराबर उसका मास होता है। ये ध्यान देने वाली बात है भाई साहब, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एमपी मतलब क्या है सर, तो एमपी का मतलब है जी मास ऑफ प्रोटॉन। क्या है जी, मास ऑफ प्रोटॉन है। एमएन का मतलब क्या है जी, तो एमएन का मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन है। और सर कह रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास बराबर होता है, इसीलिए चाहे आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग कहिए, चाहे दोनों को मिलाकर एक साथ ही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को 4 प्रोटॉन कह दीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, एमएन मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए अब अल्फा बीटा पार्टिकल में कंपैरिजन करने के लिए कहा गया। देखिए अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा होता है, तो ये कॉलम बना हुआ है, अल्फा पार्टिकल है ये। तो अल्फा पार्टिकल जो है इसके बारे में बात किया जा रहा है कि अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा होता है। तो अल्फा पार्टिकल पहला बात तो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, और कितने के बराबर होता है, 2 प्रोटॉन के बराबर इसका चार्ज होता है। मास किसके बराबर होता है, तो 4 प्रोटॉन के बराबर मास होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कितना पॉजिटिव, तो 2 प्रोटॉन के बराबर, 2 पॉजिटिव, और मास किसके बराबर, तो 4 प्रोटॉन के बराबर उसका मास होता है, ठीक है। चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। अब 1 प्रोटॉन का चार्ज या 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए या मास ऑफ प्रोटॉन कह लीजिए, ये कितना होता है 1.602 इंटू 10 - 19 कूलम्ब, है ना। अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर रहता तो माइनस हो जाता, प्रोटॉन का प्लस हो जाता, पर यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखे हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का वैल्यू इतना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए 2 इंटू 1.6 इंटू 10 - 19, इसी को सॉल्व करेंगे 16 दूना 32, यानी इतना कूलम्ब के बराबर इसका चार्ज हो जाता है। यानी प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना हुआ, 2 प्रोटॉन के बराबर, और 1 प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, तो इसका डबल हो जाएगा, 2 प्रोटॉन के बराबर इसका चार्ज। मास क्या होता है, तो 4 प्रोटॉन के बराबर, और 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है जी, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 - 27 kg, ये 1 प्रोटॉन का मास है, और यहाँ तो 4 प्रोटॉन के बराबर इसका मास है, इसलिए 4 इंटू 1.67 इंटू 10 - 27 kg। नहीं समझ रहे हो, 4 प्रोटॉन के बराबर इसका मास है, किसका, अल्फा पार्टिकल का, और 1 प्रोटॉन का मास इतना होता है, तो 4 के लिए कितना होगा, 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे गुना किए तो वैल्यू निकल के आया इतना, ये क्या हो गया, एक अल्फा पार्टिकल का मास निकल के आया। पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है आर पार भेदने की क्षमता, भेदना, भेदना मतलब पार कर जाना, पेनिट्रेट करना, भेदने की क्षमता, है ना, भेदने की क्षमता, इसी को पेनिट्रेटिंग पावर कहा जाता है। जैसे एक्सरे, एक्सरे क्या होता है, जब हमारे बॉडी में पड़ता है तो भेद के बाहर निकल जाता है, आर पार हो जाता है, होता है कि नहीं होता है एक्सरे, तब ना बॉडी का इमेज बनता है, स्कैन बनता है। तो इसी प्रकार से पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, यानी किसी चीज़ को छेद करके आर पार होने की क्षमता क्या है, तो कहता है बहुत लो है।
और इसका स्पीड क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट का 1/10 भाग है, यानी जितना फास्ट स्पीड ऑफ लाइट चलता है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3 × 10 का पावर, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 10 का पावर, नहीं समझे, अरे भैया स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और उसका 1/10 है तो 10 से डिवाइड कर दिए, तो 10 से डिवाइड किए तो एक पावर हट गया, 7 हो गया, इसीलिए क्या हुआ 3 × 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, तो ये अल्फा पार्टिकल के एग्जाम में टिक करने के लिए कुछ भी आ सकता है, इसका चार्ज, इसका मास, पेनिट्रेटिंग पावर, स्पीड, ये सारा चीज आ सकता है एग्जाम में कुछ भी, तो ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसमें जितना बात लिखा है सब भी नोट डाउन करते जाइएगा। एम मतलब, अरे ये एम नहीं है जी, ये तो चार्ज है, ये तो चार्ज है भैया, मास नहीं है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज है ये, अलग बात है कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, सी मतलब कूलम्ब है, सी मतलब क्या है कूलम्ब, चार्ज का यूनिट होता है, और ये मास ऑफ प्रोटॉन लिखा हुआ है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इतना होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है, इसलिए उसको इससे 2 से गुना किया है, मास इतना होता है और 4 प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए इतना से गुना कर दिया गया है। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बीटा पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। बीटा पार्टिकल एक तरह का इलेक्ट्रॉन ही होता है, बीटा पार्टिकल एक तरह का इलेक्ट्रॉन होता है, इसका चार्ज नेगेटिव होता है, हाँ, और इसका मास किस तरह है, मास, बीटा का मास 9.1 10 का पावर -31 kg, ये क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक तरह का मास किसके बराबर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही ये वाला मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -1.6 × 10 का पावर -19 कूलम्ब, सी मतलब कूलम्ब, 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम्ब लिखा हुआ है। पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से 10 गुना ज़्यादा होता है, और स्पीड क्या होता है, स्पीड इसका जो होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर इसका स्पीड होता है। पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से 10 गुना ज़्यादा, अल्फा का बहुत कम था, इसका तो 10 गुना ज़्यादा है उससे। और गामा के बारे में भी यही बताया है, गामा क्या होता है, तो ये कोई पार्टिकल नहीं होता, ये अपने आप में एक हाई एनर्जी रेडिएशन होता है, और इसका चार्ज क्या होता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मास क्या होता है, तो इसका मास भी लगभग नेग्लिजिबल होता है, और इसका भेदने की क्षमता, सबसे आर पार होने की क्षमता 100 टाइम्स मोर देन अल्फा पार्टिकल, ये 10 टाइम्स है और ये 100 टाइम्स है, यानी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका है, तो गामा का, और इसका स्पीड क्या है, उसका नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है, और इसका एकदम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है। ध्यान देना है, गामा पार्टिकल सबसे फास्ट चलता है, गामा पार्टिकल सबसे हल्का होता है, गामा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, पर गामा पार्टिकल के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। अल्फा पे प्लस, बीटा पे माइनस, और गामा के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसको नोट डाउन करिए, यहाँ से क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अच्छा, इससे पहले यहाँ एक सवाल हम करना चाहेंगे, यहाँ पे सवाल नहीं दिया है लेकिन हम एक सवाल करना चाहेंगे। देखिए सवाल आपको देते हैं, क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये बीटा पार्टिकल है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये गामा पार्टिकल है, और इसको पास कराया गया, ये है पॉजिटिव प्लेट। कैसा प्लेट है ये, ऊपर में पॉजिटिव प्लेट है, यानी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और नीचे में कैसा प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, यानी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और इनके बीच से एक पार्टिकल को, तीनों को फेंका गया, तो ये तीनों पार्टिकल अलग अलग रास्ते से होकर गुजरे। एक पार्टिकल जो है इधर मुड़ गया, है ना, एक पार्टिकल जो है वो इधर मुड़ गया, और एक पार्टिकल जो है वो सीधा निकल गया। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा पार्टिकल कौन सा रास्ता का चुनाव किया होगा। यहाँ तीनों पार्टिकल को भेजा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच से पास कराया गया। तो एक पार्टिकल इस रास्ते को चुना, एक इस रास्ते को, एक इस रास्ते को। मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया पाथ सी, है ना, और इसका नाम हमने दे दिया पाथ ए। ऊपर वाले को हमने नाम दिया पाथ ए, और नीचे वाले को हमने नाम दिया पाथ बी। आपसे पूछा जाए कि अल्फा पार्टिकल कौन से पाथ में जाएगा,
या मैच द कॉलम आपको दे दिया जाए, मैच द कॉलम, और आपसे पूछा जाएगा कि अल्फा किधर गया, बीटा किधर गया और गामा किधर गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, पाथ ए, पाथ बी और पाथ सी, ये पार्टिकल है और ये पाथ है। तो आप बताइए अल्फा पार्टिकल किधर गया होगा। तो भैया हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, यानी अल्फा किधर जाएगा, पाथ बी की तरफ जाएगा, यानी पाथ बी अल्फा पार्टिकल फॉलो करेगा। ये पाथ है ना, ए पाथ, ये बी पाथ और ये सी पाथ, तो अल्फा पार्टिकल जो है बी पाथ में जाएगा, यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, यानी बीटा किधर जाएगा, पाथ ए की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, पाथ ए की तरफ। और गामा पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, ना तो वो पाथ ए में जाएगा ना पाथ बी में जाएगा। अरे जब उस पर प्लस माइनस का कोई चार्ज ही नहीं है तो किधर जाएगा, ना माइनस की तरफ ना प्लस की तरफ, तो सीधा निकल जाएगा। इसका मतलब गामा पार्टिकल किधर जाएगा, पाथ सी की तरफ जाएगा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा, इसको कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का नेचर। अब हम लोग रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं बच्चों। थैंक यू।